सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम सभी ने न्यूमेरिकल कर लिए थे, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल पे कर लिए थे। तो एक क्वेश्चन मैं आपके आगे लेके आऊँ कि एनसीईआरटी का है। देन हम आगे बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि अब हम आगे बात करेंगे धारा के ऊष्म प्रभाव की। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर एक R1 दे रखा है 10 ओम का, एक R2 दे रखा है 40 ओम का, और एक R3 दे रखा है 30 ओम का, और R4 दे रखा है 20 ओम का। देखो यहाँ पे सारी की सारी चीजें लगाई है, यानी कि इसका मान दे रखा है हमें 10 ओम, यहाँ पर हमें इसका मान दे रखा है 40 ओम, यहाँ पर दे रखा है 30 ओम, यहाँ पर इसका मान दे रखा है 20 ओम जो दूसरा वाला है देखो R2, और R5 का मान दे रखा है हमें 60 ओम। ठीक है, तो 30, 20 और 60 आपस में पैरेलल है। ठीक है, और 10 और 40 आपस में पैरेलल लगे हैं। ठीक, नेक्स्ट वो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस पूरे परिपथ का क्या निकालना है, हमें धारा निकालना है, वो प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका डायग्राम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक प्रतिरोध दे रखा है, यहाँ पर एक दूसरा प्रतिरोध दे रखा है, फिर एक पूरा का पूरा 3 प्रतिरोध के साथ कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। ठीक है, ये 30 ओम का दे रखा है, R4 ये दे रखा है 20 ओम, और ये दे रखा है हमें 60 ओम का। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 30, 20, 60 का हमें ये दे रखा है, R3, R4, R5, और ये दे रखा है 10 और 40 वोल्ट। ठीक है, ये हमें दे रखा है 10 और 40 का। और हमसे पूछा है कि इस फिगर में यहाँ पर ये एक बैटरी लगाई गई। ठीक है, ये एक बैटरी लगाई है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की ये बैटरी है। तो चलिए इसको पूरा बना लेते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी हमें लगा के दे रखी है 12 वोल्ट की, ये है 10 ओम और यह है 20 ओम। यही हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है, 10 और 40 है। ये हमें 40 ओम दे रखा है। R1, R2, R3, R4, R5 इस तरह। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस। सबसे पहला बिंदु क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कुल प्रतिरोध बताओ, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमें कैलकुलेट टोटल करंट, यानी कि कुल धारा बताए। ये दो चीज हमसे यहाँ पर पूछी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो R1 और R2 दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। क्या है, R1 और R2 समांतर क्रम में है। R1 R2 समांतर क्रम में है, तो माना लेट R डैश बी द नेट, R डैश इनका क्या है, नेट रेजिस्टेंस है। R डैश इनका क्या हो गया, कुल प्रतिरोध हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन R डैश बराबर आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखें, 10 और 40। तो यहाँ आ जाएगा 1/10 प्लस 1/40। हमने कुछ नहीं किया, जैसे हमने पिछली बार तक पढ़ा है वही चीज हम लगा रहे हैं। 10 और 40 का यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, 10 के टेबल में 4 बार और 40 के एक बार, तो ये बन जाएगा 5/40, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, और R डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 ओम। ये किन दोनों का हमारे पास नेट आया, ये हमारे पास इस बॉक्स को सॉल्व करके आया। अब हमें ये 3 बॉक्स सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी कि ये वाला जो बॉक्स नंबर 2 है इसे सॉल्व करना है R3, R4, R5 को। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे R3, R4 एंड R5 आर इन पैरेलल। ये भी तो पैरेलल में ही लगे हैं, है ना, ये भी पैरेलल में जुड़े हैं। तो अगर ये पैरेलल में जुड़े हैं तो इनका नेट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं
R3, R4 एंड R5 और R5 समांतर क्रम में लगे हैं या जुड़े हैं। तो अगर हम मान लेते हैं लेट R डबल डैश बी देयर नेट रेजिस्टेंस, तो हमारे पास समांतर में जुड़े तो R डबल डैश क्या हो जाएगा, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, जिनका मान हमें दे रखा है 1/30, 1/20, 1/60, यहाँ पर आ जाएगा। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 हमारे पास क्या बन जाएंगे, इन तीनों का वैल्यू बन जाएगी। नाउ हमें करना क्या है, कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड होता हो, 30, 20, 60 से डिवाइड होने वाला एक ऐसा नंबर, यानी कि 60, 30 के टेबल में 2 बार, 20 के टेबल में 3 बार, 60 के टेबल में 1 बार, 3 और 1, 3 4 5 6, तो 6/60, जो कि इसको मार काट के बचेगा 1/10 और R डैश का मान आ जाएगा 10 ओम। हमारे पास R डबल डैश आ गया, हमारे पास R डैश आ गया। जब हम इस परिपथ को देखेंगे तो ये परिपथ अब हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये है R डैश जो कि जुड़ा है 12 वोल्ट की बैटरी से, फिर जुड़ा है R डबल डैश, तो R डैश कितना हो जाएगा, 8 हमारे पास आया था, R डबल डैश अभी निकाला था हमने 10, 8 ही हो गया और 10 ही हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट जो कुल रेजिस्टेंस है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हमें निकालना। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को निकालने के लिए, यानी कि परिपथ के कुल प्रतिरोध जब हमें निकालना हो, तो माना लेट R इज द नेट रेजिस्टेंस, R यहाँ पर कुल प्रतिरोध है। कुल प्रतिरोध कितना है इस पूरे परिपथ का, R। और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये दोनों कैसे लगे आप सीरीज में, तो R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज, यानी कि R डैश और R डबल डैश श्रेणी क्रम में है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश, यानी कि 8 प्लस 10 और 18 ओम इस पूरे परिपथ का क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा 18 ओम। ठीक है, 18 ओम इस परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया। तो पहला पॉइंट हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको करना है, जल्दी से सॉल्व करें। इसका आंसर आ चुका है हमारा 18 ओम। अब हम आई निकालेंगे, यानी कि कुल धारा निकालेंगे परिपथ की। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करें। तो ये हमें परिपथ क्वेश्चन में दे रखा था, हमसे नेट रेजिस्टेंस पूछा था। हमने R1 और R2 को पैरेलल में माना क्या है, देखो दे रखा है R1 और R2 में पैरेलल में दे रखा है, और इनका हमने कुल प्रतिरोध मान लेना है। यानी कि इस बॉक्स की जगह अगर मैं एक ऐसी चीज लेके आऊं जो इन दोनों का काम करे, तो उसका कितना प्रतिरोध होना चाहिए, तो माना उसका R डैश प्रतिरोध होना चाहिए। तो R डैश को कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/10 प्लस 1/40। हमने एलसीएम 40 ले लिया। 40 में 10 4 40 होता है, 4 1 4 हो गया, खत्म। 4 10 4 1 40 1 40 होता है ना, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5/40 सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा हमारा R डैश। क्योंकि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे 1/R डैश का जो मान है वो आया 1/8। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला बॉक्स है उसे सॉल्व करके कितना आ गया, 8 ओम प्रतिरोध आ गया, 8 ओम रेजिस्टेंस आ गया। चलिए जल्दी से इसे नोट करें, फिर इसका आगे वाला पार्ट नोट करेंगे। उसी प्रकार से फिर हमें दूसरा डब्बा सॉल्व करना था जो नीचे दिया था, बॉक्स नंबर 2, जिसमें R3, R4, R5 लगे हुए थे। अब R3, R4, R5 के लिए हमने नेट रेजिस्टेंस क्या मान लिया,
तो हमने देखा R3 R4 R5 भी पैरेलल में लगे हैं, यानी कि R3 R4 R5 भी कैसे लगे, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो R डबल डैश हमने इसका क्या मान लिया, कुल प्रतिरोध मान लिया। अब क्योंकि ये भी समांतर में लगे हैं तो कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में R3 दे रखा था, R4 R5 दे रखा था, तो हमने यहाँ पर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 लगाना है। R3 का मान कितना था, 30 क्वेश्चन में दिया है, R4 का मान 20 है, R5 का मान 60 है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों से डिवाइड दिया जा सके। तो 30 20 60 में से हम किसको डिवाइड करेंगे, भाई ऐसा नंबर ले लो जो तीनों से डिवाइड होता है, तो 60 ले लिया। तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 60 एकम 60, 32 से 60, 20 3 से 60, 61 से 60। एडिंग ऑन दीज, यानी कि इन सबको जोड़ने पर 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/60 बन जाएगा। एंड ऑन कटिंग डाउन, यानी कि 6 के टेबल से अगर हम इसको कट डाउन कर देते हैं तो 6 1 6, 6 10 60 एंड 1/10 आ जाएगा। फिर से देखिए R डबल डैश का मान 10 कैसे निकला, तो भैया यहाँ पर हमारे पास 1/R डबल डैश था 1/10, और इसको हम घुमाएंगे यानी कि रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बन जाएगा 10 का ओम। तो सिंपल इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये आपका आ गया इस बॉक्स नंबर 2 का नेट रेजिस्टेंस, उस वाले बॉक्स का, इस वाले बॉक्स का। इन तीनों को हटा और इनकी जगह रखे एक प्रतिरोध लगाना हो, यानी कि इन तीन अलग अलग चीजों को हटा के एक डिवाइस लगाए, तो उस अकेले डिवाइस का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 10 ओम, तभी जाके वो इनके साथ क्या करेगा, मैच कर सकता है, तभी वो इनसे बातें कर सकता है। चलिए ठीक है, तो 10 ओम यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। फटाफट से ये भी सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नोटबुक में, एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों के दोनों R डैश आ गया, R डबल डैश आ गया। अब ये दोनों के दोनों प्रतिरोध कैसे थे, ये दोनों के दोनों प्रतिरोध हमारे सीरीज श्रेणी क्रम में थे। तो पूरा परिपथ अब हमने सॉल्व कर दिया। अब परिपथ का नेट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी कि कुल प्रतिरोध हमने मान लिया R है। तो अगर R हमारे पास कुल प्रतिरोध है, तो हमें यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि R डैश और R डबल डैश हमारे पास सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में अगर हम देखेंगे तो इनका सूत्र हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, क्योंकि हमें पता है श्रेणी में जब लगा होता है तो सीधे योग करना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 का। तो हमने यहाँ पर करके दिया R इसका कुल प्रतिरोध माना था, वो जो कि R डैश और R डबल डैश का योग था। 8 + 10 को जोड़ा तो 18 ओम बन गया, एंड दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये कुल प्रतिरोध है पूरे परिपथ का, जल्दी से नोट कर लें। हमसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट, यानी कि पूरे परिपथ की हमें धारा निकालनी। तो पूरे परिपथ की धारा अब हम निकालते हैं। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, हमें निकालना है टोटल करंट ऑफ द सर्किट, यानी कि पूरे परिपथ की धारा। तो हमें एक चीज पता है, लेट आई बी द टोटल करंट, यानी कि आई माना आई कुल धारा है पूरे परिपथ की, माना आई कुल धारा है, और टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का है ठीक है, वो R हमने माना है और निकाला भी है 18। कितना, जो कुल प्रतिरोध था परिपथ का कुल प्रतिरोध, हाँ जो हमने कितना निकाला था, 18 ओम हमने निकाला था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें वोल्टेज भी दे रखा है, यानी कि हमें पूरी परिपथ में कितना वोल्ट यहाँ पर लगा है वो दे रखा है 12 वोल्ट। तो हम अब ओम का नियम लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम के नियम अनुसार
ओम के नियम अनुसार V बराबर होता है IR। V दे रखा है हमें 12, I का मान हमें निकालना है, R का मान हमने निकाल लिया 18। तो I को कैसे निकाला जाएगा, 12/18, ये 18 नीचे आ जाएगा और सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 12/18 यानी कि 6 दूनी 12, 6 की 18 और I का मान आ जाएगा 2/3, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो इट इज 6, 18, 2 पॉइंट आगे 0, 18, तो 0.67 एम्पियर। तो ये हमारे पास कुल धारा आ गई इस परिपथ की 0.67 एम्पियर, यहाँ पर कुल धारा बह रही है, टोटल करंट है सर्किट का। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है, नॉर्मल तरीका है। तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कुल धारा निकलेगी। ठीक है, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हमने क्या लगाया, हमने मान लिया इस प्रश्न के अनुसार वोल्टेज हमें दे रखा था, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। V का मान हमें 12 दे रखा, I की जगह I रखना है, R की जगह 18, I का मान निकलेगा 12/18, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 6.666 0.66666 चलता रहेगा लंबा, तो हम इसको 0.67 ले लेंगे। ठीक है, तो 0.67 एम्पियर हमारा राइट आंसर इसका आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर था, हमने R डैश यहाँ पे निकाला, R डैश का मान, फिर इन्होंने भी यहाँ पर हमें पूरा वही करके सॉल्व करके दिया कि R का मान 18 आ गया और आंसर हमारा कितना आ गया 0.67 एम्पियर, जो हमने अभी निकाला था। आपको पेपर में पूरा वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने किया, बुक के अकॉर्डिंग मत जाना छोटे से में। ठीक है, तो R डैश फिर R डबल डैश, फिर इन दोनों को जोड़ के हमारा 18 आ गया, फिर हमने करंट निकाला, ओम्स लॉ लगा के V बराबर आया। तो हमने यहाँ पर अभी ये देखा कि जब सीरीज सर्किट था तो करंट तो था कांस्टेंट, यानी कि जो धारा थी वो थी समान, हर एक के पास धारा समान चल रही थी, हर प्रतिरोध के पास धारा समान चल रही थी। ठीक है, चाहे वो बल्ब हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, एंड इन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यू। अब क्या हुआ देखो, thus it is obviously impractical to connect an electric bulb and an electric heater in series। अब हुआ क्या, हमारे घरों में जब हम बल्ब को जोड़ते हैं और जब हम एक हीटर या गीजर को जोड़ते हैं तो हमारे हिसाब से इनके पास समान करंट जाए तो हमें इसे श्रेणी में जोड़ना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इनके पास सेम करंट चला जाएगा तो यहाँ पर डिफिकल्टी ये हो जाएगी कि सेम करंट जाने पर हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस अलग अलग करंट के हिसाब से काम करता है ना। हर किसी को अपने आप को चलाना है, प्रॉपर्ली ऑपरेट होना है, तो डिफरेंट वैल्यूज चाहिए करंट की, यानी कि जैसे हीटर को करंट अलग चाहिए होगा, उतने करंट पे वो काम करेगा, जबकि बल्ब जो है कम करंट पे काम कर जाएगा। अगर हम इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि एक को जितना करंट चाहिए उतना शायद ना मिल पाए, हो सकता है एक को ज्यादा करंट मिल रहा और एक को कम मिल जाए। तो इसलिए हम लोग अपने घरों पर, मतलब हाउस होल्ड सर्किट्स में इसको यूज नहीं करते, हम करते हैं पैरेलल यूज, क्योंकि पोटेंशियल सब पे जाएगा तो करंट अपने अपने हिसाब से वो डिवाइस ले सके। तो बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यू टू ऑपरेट प्रॉपरली, तो वो यही कह रहा है कि अगर एक बल्ब को और एक इलेक्ट्रिक हीटर को आपने सीरीज में जोड़ दिया तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगी। उसका मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य कारण यही है कि हर एक डिवाइस को काम करने के लिए, यानी कि भाई अगर ढंग से काम करना है तो उनको करंट अलग अलग चाहिए। जैसे, ठीक है, अनदर मेजर एडवांटेज, दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो मतलब हम कह सकते हैं कि सीरीज में नहीं जोड़ने चाहिए, वो ये है कि सीरीज सर्किट इज व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। यानी कि सीरीज में क्या होगा कि अगर गलती से कोई एक काम करना बंद कर जाए, यानी कि ये टूट जाए, ये काम करना बंद कर जाए, तो धारा यहाँ तक आएगी लेकिन आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि अब ये पुल टूट चुका है, ये बीच का ना पुल टूट चुका है। ऐसे समझना इसे कि जैसे ये है, फिर ये एक पुल है, फिर ये है, फिर एक दूसरा प्रतिरोध है। तो हुआ क्या, किसी कारणवश ये बीच का पुल टूट गया, ये वाला पुल टूट गया, तो धारा यहां तक तो पहुंच रही है लेकिन आगे धारा नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण जुड़े हुए और प्रतिरोध भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि गलती से एक प्रतिरोध हमारा खराब हो गया, एक रेजिस्टेंस हमारा खराब हो गया, तो दूसरे रेजिस्टेंसेस भी काम नहीं करेंगे। अब रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, तार नहीं होती, रेजिस्टेंस का मतलब कोई बल्ब हो सकता है, फ्रिज, टीवी, गीजर, हीटर, ये सब रेजिस्टेंस है ना। तो पता लगा एक बल्ब बंद हुआ हमारे घर में और हीटर चलना बंद हो गया, पंखा चलना बंद हो गया या और चीजें चलना बंद हो गई। तो यहाँ पर यही होगा
कि अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस फेल कर जाता है, एक विद्युत उपकरण आपका फेल कर गया, तो बाकी के विद्युत उपकरण भी चलना बंद हो जाएंगे। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। ठीक है, यानी कि हमें सीरीज अपने घरों पे क्यों नहीं लगाया। इफ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स टू डेकोरेट बिल्डिंग्स, हम अब दिवाली आने वाली है, लड़ियां लगाने वाले हैं, तो वही फेरी लाइट्स हो गई, है ना, मैरिज सेलिब्रेशन में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक फायदा हो जाएगा। देखो सीरीज में लगा के क्या होगा, सीरीज में लगा के क्या होगा कि एक बटन दबाओगे तो सारे के सारे बटन, सारे बल्ब जल जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो हर एक बल्ब को जलाने के लिए आपके पास अलग 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 स्विच होना चाहिए, अगर आप समांतर में लगा रहे हो। जैसे हमारे घरों में समांतर होता है, पैरेलल होता है, तो छत की लाइट जलानी है तो एक बटन, फ्रिज चलाना है तो उसके लिए अलग बटन है, टीवी चलानी है तो उसका अलग बटन है, पंखा चलाना है तो अलग बटन है, लाइट चलानी है अलग बटन है। लेकिन अगर एक ही बटन से पंखा और फ्रिज टीवी सब चल जाए तो ये सीरीज कनेक्शन में है ना। तो सीरीज में हमारे पास यहाँ पर कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिशियन है स्पेंड करता है लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबल लोकेटिंग एंड रिप्लेसिंग द डेड बल्ब। अब होता क्या है, जैसे लड़ियां आ गई, लड़ियां में कोई लड़ियां फ्यूज हो गई, लड़ी में एक लड़ी फ्यूज हो गई, तो जो इलेक्ट्रिशियन है वो कितना समय लगाता है उस बल्ब को ढूंढने में, कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है, क्योंकि इतने सारे बल्ब है, कुछ भी नहीं जल रहा। या तो ऐसा होता कि सिर्फ एक बल्ब बुझा हुआ है, बाकी सारे जल रहे हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है कि बुझे हुए बल्ब को निकाला और उसकी जगह हमने एक नया बल्ब लगा दिया। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि एक बल्ब अगर फ्यूज है या एक बल्ब का कनेक्शन टूटा तो सारे बल्ब जलना बंद हो जाते हैं। अब इससे क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाती है कि उसको इलेक्ट्रिशियन को और उसका बहुत टाइम लग जाता है उस फ्यूज बल्ब को ढूंढने में। रीजन क्या है, जो फेरी लाइट्स होती हैं, जो लड़ियां होती हैं हमारी, उन वो सीरीज में होती हैं, तो एक जलना बंद होगी तो सारी जलना भी बंद हो जाएंगी। तो यही सारी का सारी इसमें दिक्कतें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, चलिए। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, फिर हम कल और बातें करेंगे कि पैरेलल और सीरीज के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।